दूसरे पहलू की बात करूं मैं, एक रैगिंग जो बड़ा मुद्दा था, हालांकि आज तो ये बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी कई कई जगह तो डोमिनेंट है। रैगिंग को लेकर आपका क्या प्रोसेस है? मतलब बहुत है ना, आपको अजीब लगेगा कि रैगिंग मतलब है ना, अलग ही व्यू है मेरा रैगिंग के लिए, बहुत अलग है। मतलब ऐसे मेरे को रैगिंग, मतलब मैं इसको बहुत बढ़िया चीज मानता हूँ रैगिंग को। 2016 में हमारी रैगिंग जैसे होती थी, अच्छी खासी रैगिंग होती थी। रैगिंग का डर लगा हमें सिर्फ 20 दिन पहले, फिर हम खुल गए। वो ऐसे रैगिंग बनाई क्यों थी कि सीनियर और जूनियर को इंटरेक्शन हो मैक्सिमम, और डिसिप्लिन में रहे, करो डिसिप्लिन में रहे, ठीक है ना आप। मतलब इंटरेक्शन है ना, जब से रैगिंग खत्म हुई है ना, सही बता रहा हूँ मैं, तो उस फेज से निकला हूँ। 2016 हमारे बैच की तो रैगिंग हुई थी, 2017 की भी रैगिंग हुई थी, हमने ली थी एक बैच की। उसके बाद एक रैगिंग में तो फंसा भी था, ठीक है, रैगिंग वाले केस में इतना नहीं फंसा था, बच गया था इनमें तो, पर थोड़ा सा फंसा था। 18 जगह रैगिंग खत्म हो गई। तो एक बात मानो कि 2017 बैच के अलावा 2018 के बाद सीनियर जूनियर की इंटरेक्शन ही नहीं है। और सीनियर और जूनियर की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप अगर इस इतने स्ट्रेस में हो ना, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर स्ट्रेस में, सर कैसे पास होंगे, बॉस बोलते हैं हमारे सीनियर को, बॉस कैसे पास होंगे, अरे यार क्यों टेंशन ले रहा है, सारे पास हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ लिख के जरूर आइयो, ऐसे बोलते थे। ये चीजें कौन बताएगा आपको? सीनियर ही बताएगा, कुछ ना कुछ लिख के आइयो भाई, खाली मत छोड़ के आइयो, तो पास पक्का है, तुम थोड़ी फेल होएगा यार। ये चीजें कौन बताएगा आपको? सीनियर बताएगा। कब बताएगा? जब आपके साथ इंटरेक्शन हुई है उसकी। रैगिंग कितनी होती थी? 20 दिन हमें स्ट्रेस लगा, उसके बाद हम आप इंजॉय करने लग गए रैगिंग को। लेकिन सर रैगिंग के अंदर भी तो ऐसे ऐसे पहलू सामने आते हैं कि लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है, ऐसी भी रैगिंग हुई लोगों की, और एक केस भी सामने आया। इस बात को एग्री करते हो आप? हाँ, गुजरात में सुना है मैंने भी ऐसे, एक दो हमारे मतलब बहुत दूर का रिश्तेदार था, उसको कोई पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया था, वो गिर गया था, उसके फ्रैक्चर वगैरह भी हो गया। वो चीजें गलत है। मतलब मैंने जो रैगिंग देखी है ना पटियाला में, वो इतनी गंदी रैगिंग नहीं होती थी भी, कोई कपड़े उतारने वगैरह, वो गंदी रैगिंग नहीं होती। बहुत सारे जगह बच्चों को मास्टरबेशन के लिए प्रेशर करते हैं। हाँ, भी होता था ऐसे, कि सुना है मैंने ऐसे। हमारी उस खबर भी तो आई ना, सुना आपने? हाँ, खबर आई बहुत। हाँ, भी नेक्ड भी कर देते हैं बच्चे को, भी डांस करो, ये वो है ना, अपने है ना होश हवास में नहीं करते। वो सीनियर्स भी है कुछ, मतलब सब्सटेंस ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं वो। होश हवास में कोई भी एमबीबीएस का बच्चा ये चीज नहीं करवा सकता। लेकिन सर ये इस बात को एग्री करो, आपके मोस्टली तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत सारी जगह डोमिनेंट है ये चीजें। हालांकि आज नहीं है, लेकिन पहले ये डोमिनेंट थी कि नेग्ड करना, मास्टरबेशन के लिए फोर्स करना, ये सारी चीजें मोस्टली मिलती थी पहले। रीजन क्या था इसका? 100 मेडिकल कॉलेज में से 10 मेडिकल कॉलेज में मिलती होगी भैया, 90 में नहीं है। हमारे पंजाब में एक भी ऐसा नहीं थे, 10 में थे। गुजरात स्टेट एक थी, एक एम्स दिल्ली के अंदर भी, आप इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज के अंदर था, तो उसमें कहते हुए रैगिंग बहुत खतरनाक होती थी। तो वो चीज तो ऑब्वियस ही बात है, गलत है, क्योंकि बच्चे के मतलब है ना दिमाग पे कई बार चीज है ना, वो हमेशा के लिए रह जाती है, हमेशा के लिए। बहुत गलत चीज है वो चीज, उस एक्सटेंट तक की रैगिंग तो बहुत गलत मानता हूँ। इस बात को एग्री करना पड़ेगा आपको कि ये आप बता रहे हो 10-90। हाँ, 10-90 10% जो है ना, ये कहीं ना कहीं 90% का ये योगदान रखता है। इस बात का, क्योंकि गलत चीज जो होती है ना, वो पहले हावी होती है। हावी होती है, सही बात है। मतलब उस बच्चे के मानसिक स्थिति के लिए अपन अब नहीं कमेंट कर सकते वो किस दौर से गुजर रहा होगा, क्योंकि हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ वालों के साथ नहीं हुआ, तो मैंने वो चीज देखी नहीं। पर कई मतलब 1-2 केस थे, बर्फ के ऊपर सारी रात खड़ा रखा उसको पैर, वो बच्चा हाइपोथर्मिया में चला गया, एडमिट हो गया, उसकी डेथ भी हो गई थी शायद ऐसे। वो इतनी गंदी, ये सब्सटेंस की वजह से करते थे क्या कुछ लेके? या फिर मेरी मानना है कि इतना एमबीबीएस वाला लड़का है ना, इतना पागल नहीं हो सकता, पर वो कोई सब्सटेंस ले लेता है, जैसे कोई अल्कोहल ले ली, या कोई और कैनाबिस जैसे गांजा वगैरह मेडिकल स्टूडेंट ज्यादा लेते हैं। तो मानता हूँ भी ये चीजें लेके हो सकता है कि वो अंदर का मतलब उसके अफेक्ट में कोई भी एक्सटेंट तक जा सकता है। मेरा मानना है ये कि वो करके फिर रैगिंग लेते थे, तो उसको होश हवास नहीं रहते हुए अपन क्या करवा रहे हैं उनसे। सुना है मैंने ऐसे, क्योंकि जो गांजा है, जो कैनाबिस है ना, वो मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली हरियाणा में बहुत ज्यादा कॉमन है। मोस्टली स्टूडेंट आर कंज्यूम कैनाबिस, मतलब 80% बहुत ज्यादा हो जाता है। 80% मेल। जो आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में आपसे कुछ चीजें छुपाई जाती है, या फिर वाइडली आपको बताया जाता है कि आप प्रैक्टिस के अंदर तो ऐसा कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, और
क्या इसका वो रहता है? Systematic. प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं हम, हर एक चीज को रिवील नहीं कर सकते अपन। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट HIV है, कोई भी है, तो अपन उस पेशेंट को ही बता सकते हैं, गांव वालों को नहीं बता सकते, सही बात है। ऑब्वियस ही बात है। लेकिन वो बताना पड़ेगा किसको? उसके हस्बैंड को। वो तो उसका ब्रीच भी करना पड़ता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का, क्योंकि हस्बैंड है वो इन फ्यूचर रिस्क है उस चीज में उसका, तो उनको बताना पड़ता है। या हमें कोर्ट पूछती है उसका, तो बताना पड़ता है हाँ ये आपकी बात सही है, वो चीजें अपन शेयर नहीं कर सकते। अगर आप हो सकता है कोई पेशेंट कैंसर हुआ है उसको, तो वो भी उस पेशेंट से भी छुपाना पड़ता है कई बार, क्योंकि घर वालों को बताना पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। डॉक्टर आपको प्रोफेशन लगता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें। अगर अपन 100 में से एक ऐसा ही प्रोफेशन है, अगर 100 में से 100 बार कि आपके पास 1% गलती की भी चांस नहीं है, 1%। अगर आपका 1% भी मतलब दिमाग काम नहीं करा ना, तो वो पेशेंट का कितना भी नुकसान हो सकता है उस चीज में। सही बात है। हाँ, तो बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है उस चीज की। प्रैक्टिस जब आपने करी, स्टडी अलग चीज है, हाँ, वो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, तो प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, आपने प्रैक्टिस करी, और किस हद तक आपने प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस के अंदर आपने क्या क्या चीजें ऐसी जो है वो सीखने को मिली आपको, और ऐसी कौन सी चीज है प्रैक्टिस के अंदर आपको आज भी याद आती है कि यार वो चीज दोबारा से नहीं हो? याद तो ऐसे है कि जूनिया में जैसे प्रैक्टिस करी ना, तो जूनिया के लिए तो बहुत प्यार है। अब मौके पे मेरे को 1.5-2 साल हो जाएंगे, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन ऐसे होता है ना, जैसे 100 लोग आते हैं, ओपीडी हमारी 150 की, ठीक है, 100 मान लो आप, 97 लोग बहुत बढ़िया आएंगे, लेकिन 3 लोग है ना वो मानते हुए हैं अपन, 3 लोग ऐसे आएंगे जो आप ना तो आपको 100% लोगों को आप संतुष्ट कर पाते हो, पॉसिबल ही नहीं है कोई भी प्रोफेशन में। उनका बिहेवियर होता है ना, वो कई बार बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। मतलब थोड़ी सी पॉलिटिक्स की चीजें भी लेके आते हैं बीच में, ऐसे वो चीजें मतलब सही नहीं लगती। जूनियर ही नहीं है, हर गांव में हो सकता है, मैंने तो और कहीं प्रैक्टिस नहीं करती, हर गांव में भी हो सकता है, लेकिन है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो चीज सही। एक बार यहाँ पे इशू भी हो गया था दुनिया में थोड़ा, जो मैं ऐसे था, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि मतलब सही स्टोरी है ये। घर पे गया मैं, उसके बाद थोड़ा है ना मतलब मेरे को ना दिमाग में बहुत ज्यादा लग गई वो बात। ऐसे लगा यार इतने मतलब बढ़िया अपने लोगों को देखा, एंड में ये ऐसे लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये करवा देंगे वो करवा देंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं घर पे मेरे पापा से बात कर रहा था, मम्मी नहीं थी मेरी, तो कार चला रहा था, पापा साथ वाली सीट में बैठे होते थे। तो पापा ने एक कहानी बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक जैसे ब्राह्मण होता है, तो वो बैठा होता है, तो वो ना एक पानी का जैसे पानी खड़ा होता है, उसके अंदर से है ना बिच्छू पानी में पड़ा होता है, बिच्छू, स्कॉर्पियन क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन बोलते हैं, हाँ स्कॉर्पियन। तो वो उसको बाहर निकाल रहा होता है, तो वो उसको काट जाता है, तो काटता है तो ऐसे ऐसे करता है ना, वो हाथ अपन करते हैं ना रिफ्लेक्स से, तो वो फिर पानी में गिर जाता है। फिर वो निकालता है उसको काटने के बावजूद, फिर निकाल रहे, फिर काट जाता है, उसका नेचर हो। हाँ, फिर वो मतलब 30-4 बार एक आदमी देख रहा है, कह रहा है यार तेरे को बार बार काट रहा है ये, फिर भी तो इसको निकाल रहा है बार बार, ये पापा ने खाने भी नहीं दे। तो कह रहा है यार वो देख कितना छोटा जानवर है, वो अपना धर्म कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, अपने को अपना कर्म करना है। सही बात है, उसका कर्म है कि वो काटना है, उसने वो 22 है उसके कर्म के, हाँ इसलिए कर रहा है। अपना कर्म है उसको निकालना है, अपना कर्म करो ना। तो पापा कह रहे हैं यार तू उसकी तरफ 3% एक केस हो गया, तू छोड़ उसको, दिमाग से निकाल, तू अपना कर्म कर, अपना कर्म करना। वो मेरे को मतलब है ना, आपका पॉडकास्ट था, आपने मेरे को रात को इन्फॉर्म करा, तो रात को मैंने 11 बजे पापा को फोन करके बात पूछी है। वो क्या था वो बात, मेरे को वो कहानी हमेशा याद रहती है वो चीज। लेकिन ये घर वालों की, पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल है। पेरेंट्स कह रहे हैं यार तू छोड़ ना, क्या करना है, तू अपने महीने की तनख्वाह आ रही है ना, आराम से रह, क्यों अब माथाफोड़ी करनी लोगों के साथ, दवाई दे और घर कर, क्यों ऐसे। वो चीज का बहुत फर्क पड़ रहा है। पर घर वाले मुझे ऐसे कभी नहीं कहते, कहते यार तेरे को सेवा का मौका मिला है, तू संतुष्ट करने की कोशिश कर, तेरे को सरकार 1 लाख रुपए दे रही है ना, तो तू उनको फैसिलिटी तो दे यार। 1 लाख रुपए थोड़ी थोड़ी होती है, सरकार तुझे दे रही है। लोगों का 3% लोगों का छोड़, 97% लोगों को थोड़ी भूल जाएगा, ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। घर वालों ने ऐसे कभी नहीं कहा तू घर आ जा, छोड़ तेरा ट्रांसफर करवा देते हैं, ये नहीं। उन्होंने कहानी देखो कितनी बढ़िया उस चीज का, मेरे को भी आया, मेरा भी गुस्सा शांत हुआ यार, बात सही है, अपना कर्म करते हैं ना। बिच्छू ने अपना कर्म कर दिया, लोग गए 3%, उन्होंने अपना कर्म कर दिया, अपने उस तरीकों को बढ़िया रिएक्ट करना है। सर ये बड़ा संस्कार है, और आपके पिताजी को मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि
उन्होंने आपको अपना जो कर्म है उसके प्रति डेडिकेट होने के लिए कहा, बजाय इस चीज के कि यार आप वहां से लिप्ट हो जाइए। मोस्टली मिलता कम है ऐसा। हाँ बहुत, मतलब और लोग भी करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पापा मतलब ऐसे नहीं, गलत गाइड नहीं करा उन्होंने कभी। वो ब्रांच में चूज कर रहा था तो लोग बताते हैं यार उसमें बहुत पैसा है, उसमें पैसा कम है। मैंने वो सुन के वैसे मेरे पापा से बात कर देता था, वो कह रहा है यार पैसे के लिए कौन ब्रांच चूज करता है, जो तेरे को बढ़िया लग रही है तू सोच भी आगे लोगों का भला कर सकता है तू इसमें, वो ब्रांच चूज करना। पैसे थोड़ी कमाने, अगर 20 बीघे जमीन है 1.5-2 लाख रुपए तेरी तनख्वाह हो जाएगी तब तक। ऐसे तो कोई वो है ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं होता। अगर आप 1 महीने के 10 लाख रुपए कमा रहे हो सकता है आप 10 लाख से संतुष्ट ना हो, लेकिन 2 लाख रुपए पर मंथ अगर आपकी इनकम है ना, तो आप बढ़िया रूटीन से लाइफ जी सकते हो। मतलब नैतिक तौर पर आप बहुत ज्यादा मजबूत हो। हाँ इसमें मतलब कभी पेशेंट को लेकर कोई आर्गुमेंट हुआ पर्सनली, ऐसा कुछ? बहुत होते हैं मेरे तो मतलब ऐसे मैं मतलब है ना थोड़ा सा मान सकता हूँ कि खून में एग्रेशन तो होता ही है, थोड़ा सा है, मतलब मेरी फैमिली में ही है, मतलब ज्यादा भड़क जाते हैं हम तो जल्दी। जाट हो आप? हाँ जाट है, तो थोड़ा खून में मान सकते हो आप जेनेटिक। तो आपके नेचर से मेरे को लगता नहीं है कि अग्रेशन है। नहीं मतलब अगर ऐसे है ना मेरी लड़ाई हो गई किसी की अग्रेशन, तो ऐसी नहीं मैं वो ईगो लेके बस भी अगली बार आए तो मैं बताऊंगा इस चीज को, इस हद तक नहीं लेके जाता मैं। कल किसी के साथ बहस होगी, उसने बहस करी, अगले दिन अगर वो अपनी मम्मी को ले आएगा ना, तो ऐसे नहीं सोचूंगा मैं यार छोड़। अग्रेशन है लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं है कि मैं उसको हमेशा याद रखूं। हो जाती है अगर कोई गलत बात, मतलब ये मैं मतलब मानता हूं कि डॉक्टर को वैसे शांत होना चाहिए, लेकिन हर आदमी में कमजोरी होती है और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे को गलत बोलता है ना तो मैं नहीं कर पाता। ऐसे नहीं है हर एक के साथ, पर बहस हो जाती है मेरी। सही बात। वो काउच भी किल द कैट ऑन द फर्स्ट नाइट। पेशेंट जब आपके पास आते हैं, कई बेचारे गरीब लोग होते हैं, गरीब मानो या फिर गांव देहात के लोग मोस्टली वो आते हैं आपके पास में। और जूनियर भी अपना इतना नहीं कर सकते कि अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है। तो यहाँ लोग भी रूरल बिलोंग करते हैं, तो वो आपके पास आते हैं अपनी समस्या लेकर। बेचारे हिंदी ही आते से बोलना। सही बात है। तो वो सोचते हैं कि यार मैं अपनी बीमारी जो है वो कैसे बता पाऊंगा। कहीं होता है ऐसा कि जो बुजुर्ग आदमी होता है वो बेचारा इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हेजिटेट होता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, डॉक्टर साहब को मेरी समस्या कैसे बताऊंगा, मैं समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो अपने साथ में कोई पढ़ा लिखा बच्चा वो प्रेफर करना चाहेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने बार ऐसा हुआ कि कोई बुजुर्ग आपके सामने आए और उन्होंने अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें बातचीत करी और आपने उस लैंग्वेज को पकड़ा, आप समझे नहीं समझे वो अलग बात है, आपने उनके शब्दों को पकड़ा और शब्दों को पकड़ कर उनकी फीलिंग समझ आपने मतलब उनका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर्ली किया। कितनी बार हुआ ऐसा? मेरे को दिक्कत आई है हार्डली पहले 2 महीने, फिर ये स्टाफ सारा लोकल है, मैं तो इनको स्पेशली कहता था यार मुझे आपकी ये जो वर्डिंग थोड़ी सी अलग है ना, मैं नोट करता था, मानोगे पेशेंट बोलता था ये वर्ड मुझे समझ नहीं आया ना, मैं लिख लेता था, लिटरली मैं लिख लेता था। स्टाफ होता था शाम को पूछूंगा, तो मैं 2 महीने में सीख गया। अब मुझे आपके कोई लैंग्वेज के कोई वर्ड कुछ भी पूछ लो मुझे आता है, मैंने 2 महीने में सीख लिया। मुझे पता था कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे अपने को रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, जो ये बहुत जरूरी चीज है। और मैं मतलब बढ़िया डॉक्टर की एक क्वालिटी भी मानता हूँ कि अपने पास 90-95% अगर जो मरीज आते हैं ना उनके कोई बहुत ज्यादा सीरियस इलनेस नहीं होती, 95% ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कितनी बड़ी डिग्री करी हुई हो, अगर कितने छोटे कॉलेज से आप पास आउट हो एमबीबीएस करिए, कितना ही कम नॉलेज है, अगर आप उस पेशेंट की बात सुन लोगे ना 10 मिनट कि क्या क्या दिक्कत है, ढंग से सुन लोगे आप, अपने को पता है क्या क्या दवाई लिखनी है, वही दवाई लिखनी है, पता है मुझे 2 मिनट में लिख के भगा भी सकता हूँ, ठीक है हो जाएगा। लेकिन अगर उस मरीज की अगर 10 मिनट में बात सुन लूंगा ना तो उसकी दवाई ज्यादा असर करेगी। मैंने एक्सपीरियंस किया है 2 साल की प्रैक्टिस में, चीज नोट करी है मैंने कि आपको जरूरी नहीं है कि आप एम्स से पास आउट हो तो बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, नहीं। अगर आप पेशेंट की बात सुनते हो ना 10 मिनट तो उसको बहुत असर होता है दवाई का, आप देख लेना कभी। सही बात। आप बोले हो डॉक्टर ने बहुत यार। आज जो गांव के अंदर प्रैक्टिसर है जिनको मेनली बोलते झोला छाप, हाँ, क्या कारण है कि उनके प्रति लोगों का रुझान ज्यादा है रादर देन जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर है लोग हैं, आप जैसे मेडिकल ऑफिसर हो, उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं है, उनके ऊपर विश्वास रहता है। यहाँ पे प्रैक्टिस में बना हुआ है कि मेरे को खांसी जुकाम है, मेरे को इंजेक्शन लगाओगे ना आप तो ही सही होऊंगा मैं। कॉमन साइकोलॉजी है, इंजेक्शन लगा दो, ड्रिप लगा दो, हमें भी आके कहते हैं इंजेक्शन लगा दो तो ये मेरे असर नहीं करता, ठीक है।
अब उनको झोला छापों को आप आरएमपी को मजबूर कर रहे हो, अभी मेरे इंजेक्शन लगाओ, ठीक है, उन्होंने आदत डाल दी, वो कहते हैं मरीज मेरे को इंजेक्शन लगा दो, वो इंजेक्शन लगा देते हैं, हम यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है, हम अपना जो ट्रीटमेंट देना है वही देंगे, हम साइकोलॉजिकली थोड़ी, क्योंकि इंजेक्शन हर केस में आप लगाओगे तो नुकसान ही करेगा ना। वो लोगों की बात मान लेते हैं, वो कह रहे ड्रिप लगा दो तो ड्रिप लगा देते हैं, तो इसलिए लोग वहां से तो वैसे संतुष्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन लोगों की बात जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे मान लेते हैं वो, तो जरूरत हो ना हो, हाँ माँ बोतल लगानी है तो बोतल लगा देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रुझान ऐसे लगता है आरएमपी की तरफ ज्यादा है, लेकिन वो चीज गलत है, अल्टीमेटली बहुत गलत चीज है वो। अगर आप कह रहे हो इंजेक्शन छोटी सी चीज के लिए इंजेक्शन लगो, तो एक वर्ड होता है रेजिस्टेंस नाम चीज होती है, एक एंटीबायोटिक्स या कोई भी पेन किलर की, अगर आप 20-20 साल की उम्र में अगर थोड़ा सा खांसी जुकाम में आकर इंजेक्टेबल लेने लग गए, तो 50 या 55 की उम्र में आपके एंटीबायोटिक असर करना बंद कर जाएंगे। ये चीज नहीं सोच रहे वो भी इसी मौके पे, उनको समझाना भी मुश्किल है। गांव वाले लोगों को लिटरली ये चीज गलत लगी सकती है लोगों को, लेकिन ये समझाना बहुत मुश्किल है कि आप मतलब ये असर करने बंद कर जाते हैं दवाई, इनको कोई मतलब नहीं है आरएमपी को, इनकी जिम्मेदारी बनती है ना सर, जिम्मेदारी बनती है यही। अब इनके कारण हमें भी दिक्कत आती है थोड़ी, क्योंकि वो तो बंगाली है जी, वो तो लगा देता है, आप क्यों नहीं लगाते? सरकारी हॉस्पिटल किस चीज का, हमें ये भी कहते हैं लोग, किस चीज का हॉस्पिटल होगा, क्या करोगे आप, इंजेक्शन बेच दोगे क्या इंजेक्शन, इसलिए नहीं लगा रहे। कितने एलिगेशन भी लगाते हैं, चलो इन चीजों की आदत है हमें, पर मतलब क्या मतलब हर पेशेंट के लगाएंगे तो पता है अल्टीमेटली उसका नुकसान है, ठीक है। तो उनके प्रैक्टिस में वो कहते हैं वो लगा देते हैं, इसीलिए वो चीज अगर वो भी समझाने लग जाए, हम भी समझाने लग जाए, तो हो सकता है लोग मान भी जाए। अगर वो भी समझाए ना वो अम्मा ये चीज गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चीजें नुकसान करती है, और हम भी समझाएं तो उनको हो सकता है लोगों को समझ आ जाए। दूसरे पहलू की बात करूं मैं, यूथ जो तैयारी कर रहा है, चाहे किसी फील्ड में हो, आईएएस की तैयारी कर रहा हो, आरएस की कर रहा हो, वीडियो कर रहा हो, पटवार कर रहा हो, ग्राम सेवक कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, जैसे आप एक नीट के छात्र हो, आप सजेस्ट करोगे नीट के बारे में, संघर्ष सबका सेम होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। आज यूथ तैयारी कर रहा बाहर, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप इस बेरोजगारी के दौर में, इस डिप्रेशन के माहौल में, किस प्रकार से वो अपनी तैयारी को जारी रखें, समस्याओं को किस प्रकार से वो बीट करें, ताकि अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकें? मतलब मेन तो ऐसे लोगों के ऐसे होता है, जो टीचर्स भी गलत भी नहीं मानता, जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, तू बड़ा होके कलेक्टर बनेगा, तू बड़ा डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा। जो 8th आता है क्लास में, 9th आता है, 7th आता है, उस पर फोकस नहीं होता बनेगा। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पॉडकास्ट के जरिए आप मतलब ग्राउंड लेवल की बातें या मेरी स्टोरी मतलब लेके आ रहे हो, ताकि यूथ को क्या क्या समस्या आ रही है उन चीजों को पता लगे। इसके लिए बहुत धन्यवाद है आपका। कि ऐसे होता है कि मेरे जैसे फर्स्ट टीचर्स होते हैं कि किसी बच्चे को इतना नहीं पता होता कि मुझे क्या बनना है क्या है, लेकिन टीचर्स होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मेन फोकस कर रहा है। अब मेरे आपकी बात पे आपने ध्यान दिया होगा मेरी बात पे कि मैं कभी 10th तक फर्स्ट नहीं आया, सही बात, ठीक है, 7th 8th 9th पोजीशन। मेरे को ऐसे लगता है, मैंने देखा भी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों से ज्यादा जो 7th 8th वो बच्चे आते हैं ना, एवरेज वाले बच्चे होते हैं, वो जीवन में बड़ा करके जाते हैं मेरे हिसाब से। ऐसे नहीं कह रहा मैं बहुत मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि एवरेज वाले बच्चे हैं तो इन पे भी फोकस करना चाहिए। वो बेचारे ऐसे है कि थोड़े हिडन ही रह जाते हैं सारी उम्र, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट आ गया सेकंड आ गया, माँ बाप भी अरे मेरा बेटा फर्स्ट आया, मेरा बेटा सेकंड आया, मेरी बेटी थर्ड आई है, ये चीज समझते हो आप? 6 7 जो एवरेज बच्चा है 80% प्लस वाला है ना, वो हिडन रह जाता है। लेकिन वो बच्चे जीवन में कुछ करके जाते हैं। या आपने भी लगा होगा, आपने भी 2 बार मेंस लिखा है, आपको क्या लगता है ये चीजें मतलब सही है? सही बात है ना? तो मेरे को लगता है, और स्पेशली मतलब यूथ में लड़कियों के लिए स्पेशल रहा है कि जैसे मेरी तो लाइन मेडिकल है, उसमें लड़कियां 70% लड़कियां हैं, तो मतलब लड़कियों के लिए है ना ये सबसे, लड़कियों को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। माँ बाप बिजनेस शुरू करवा देते हैं, खेती कर लेते हैं, किसी में भी जीवन में बहुत सारे उनके वे होते हैं कामयाब होने में, बिजनेस में कई बहुत कामयाब होते थे। लड़कियों के पास मतलब अगर कामयाब होना है ना, तो मानते हो 95% हो सकता है मेट्रो सिटी में बिजनेस करती है लड़कियां भी, लेकिन 95% अपने ग्राउंड लेवल विलेज लेवल के ऊपर अगर कामयाब होना है, लड़की को घर से बाहर निकलना है ना, तो एक मात्र पढ़ाई है।
सही तो बात। उनके पास पढ़ाई के अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए स्पेशल मैं मतलब कहना चाहूंगा कि थोड़ी मेहनत करो। 10th के बाद तो बिल्कुल टाइम व्यर्थ करो। सोशल मीडिया है, छोड़ दो, 2-3 साल के लिए, कहीं नहीं जाने वाला। आप कामयाब हो जाओ, बाद में सोशल मीडिया चलाओगे तो भी आप लोग आपकी हर एक बात मानेंगे। अब मानो जो कामयाब, सेम बात अगर मैं +2 में बोलता ना, ये बात, ये आप जैसे पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मेरा बीएमटी पेपर क्लियर नहीं होता, सेम बात लोग कहते हैं यार इसको क्या पता है, ऐसे ही मार रहा है। ठीक है, अब मेरा पेपर क्लियर हो गया, बात कर रहे हो यार ये तो सारी बातें सच है, तो आपकी वैल्यू तब बन जाती है जब आप कामयाब हो जाते हो। सर मेरा ये सवाल है, जिसे मैं खुद भी ले लूं, सर मैं सफल नहीं हुआ अपने जीवन के अंदर। सरकारी सेवा की मैंने तैयारी करी, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर ही थी। तैयारी मैंने जारी रखी, नहीं हुआ। मेरी तैयारी में कमी थी, इसलिए नहीं हुआ। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट सफल नहीं हुए और जिनका मानस बैठ गया मेरी तरह के यार अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, मुझे कुछ प्राइवेट जॉब करनी है या फिर कोई भी मेरे को जहाँ इंटरेस्ट वो करना है, तो क्या आप उस चीज को सही मानोगे कि यार वो करना ठीक है? मतलब आप ट्राई कर लिया, आप जैसे मान रहे हो ना, आपकी एक बात कह रहे हो भैया आप मैं सफल नहीं हुआ, कमी रही, हो सकता है कमी नहीं रही हो आप में, बहुत सारी चीजें, मतलब कहते हैं भी आप मेहनत करोगे तो लक बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है, लक भी करता है। तैयारी आप देखो, मेहनत तो आपने जैसे देख लो, आपने आरएएस का 2 बार प्री क्लियर करा हुआ है, मेंस में बैठे हुए हो, तो मैं तो एक नॉर्मल चीज नहीं मानता हूँ। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, ये मैं मानता हूँ, मेरी धारणा है ये। आप मतलब आरएएस का प्री करना एक मेरे लिए छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप मेंस में जैसे बैठे हो, तैयारी सबकी है, आपकी भी तैयारी है, लेकिन कई बार अपने ना जो एग्जाम में अपनी मेहनत भी करी हुई है, अपना 100% दिया हुआ है, कई चीजें ना आपके जरूरी नहीं है कि आपके फेवर में हो। ठीक है, हर चीज कई बार किस्मत होती है, बढ़िया लक काम कर रहा है तो आपकी चीजें फेवर में हो जाती हैं। बहुत सारे पीएमटी की भी तैयारी करते हैं, तो पीएमटी का जैसे मुझे पता है नॉलेज है नीट का, तो तैयारी करके जाते हैं, वो एग्जाम में चीजें डिलीवर नहीं कर पाते। इसका मतलब ये थोड़ी है वो इंटेलिजेंट नहीं है या तैयारी नहीं करी उन्होंने, बस वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाते। आपने मेहनत करी, ये करी, अब आप मुझे ऐसे हो सकता है आपके लिए आप कोई और फील्ड में जाओ, प्राइवेट करो, आप ये सरकारी नौकरी से भी ज्यादा कामयाब हो जाओ, तो बढ़िया एक्सप्लोर करना चाहिए। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत अच्छे चले जाओ। तो ऐसे अभी एक चीज के पीछे सरकारी 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 नहीं, आप 2-3 बार ट्राई कर रहे हो तो आपको और चीजें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। और अंत में सर यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यूथ को मैं सबसे पहले एक सबसे जरूरी मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो। तैयारी है, सक्सेस होना ये बहुत बाद की बात है। तैयारी करो, आप अपनी मेहनत करो, फुल अपना एफर्ट 100% डालो। मेन बात है डिसिप्लिन रहो। मतलब ऐसे है कि एंजाइटी, डिप्रेशन में नेगेटिविटी अगर आप लेके आओगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी ही होगी। आप अपना खराब कर रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंस भी मत दो कोई भी एग्जाम को, नीट हो, आरएएस हो, कि अपनी इतनी इंपॉर्टेंस दे दे, मैंने करना है तो यही करना है, और अगर नहीं हुआ तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नीट के लिए, अब आपने केस सुना होगा कि एक नीट फर्स्ट रैंक, बहुत दुख की बात है, पंजाब में जिस शायद 2017 में फर्स्ट रैंक आई थी जिसकी नीट के अंदर, वो रेडियो कर रहा था, उसने सुसाइड किया 2-3 महीने पहले की। कितनी गलत बात है। वो नीट की फर्स्ट रैंक, जो नीट के एस्पिरेंट है वो तो सोच रहे होंगे फर्स्ट रैंक आ गया तो वो तो भगवान ही बन गया। ठीक है, लेकिन तो मेन बात ये है कि आप चाहे नीट आपका क्वालिफाई हो चाहे ना हो, कोशिश करनी है क्वालिफाई हो जाए। बहुत अच्छी ब्रांच है, आपको कोशिश करनी चाहिए, आप लोगों की सेवा कर सकते हो, लेकिन नहीं हो रहे हो ना तो ऐसी नहीं आपकी दुनिया खत्म है। सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है आपका नीट क्लियर हो जाए, पर बाद में भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो जो भी कर रहे हो अपना मन लगाओ, सेटिस्फाइड रहो, डिसिप्लिन। अब देखो लाइन ऐसी है मेडिकल कि इसमें पढ़ना तो पड़ेगा 7-7, 8-8, 10-10 घंटे, और आगे एमबीबीएस करोगे तो भी तो पढ़ना पड़ेगा। इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा आपको। अगर जीवन में कुछ करना है ना तो इस लाइन में तो आपको अगर घुसना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो बात श्योर है। लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन को बीच में मत लाओ और मेहनत करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स के लिए आप सबसे ज्यादा जरूरी हो। आप उस लाइन में मत जाओ डिप्रेशन वाले में, और बढ़िया पढ़ के घर वालों का नाम रोशन करो। सर जो स्पेसिफिक नीट की तैयारी कर रहा है वो कैंडिडेट, इसने 12th पास करी है या फिर 12th के अंदर है, उसको क्या सजेशन आप देना चाहोगे कि वो आपकी तरह एक बेहतरीन उपलब्धि हासिल करे?
शुरुआत से आप बताइए नीट के बारे में, एक बेसिक आप बता दीजिए भाई, इस प्रकार से उसकी रणनीति होनी चाहिए। नीट में रणनीति ऐसी है, अगर आप घर से बाहर मतलब जाना चाहते हो कि घर जा सकते हो, आपके घर वाले भी सक्षम है कि आपका मतलब पर ईयर खर्चा 2 लाख अबाउट का हो जाएगा, अभी उठा सकते हैं, कईयों कंडीशन नहीं होती, कईयों की होती है, तो बेस्ट है कि आप कहीं पे कोटा सिक्कर जहां भी जाना चाहते हो बाहर जाके कोचिंग की तैयारी करो, कोचिंग करो और तैयारी करो, क्योंकि वो आपको माहौल एक एक्स्ट्रा एज मिलता है कि आपको माहौल अच्छा मिलता है बाहर, वहां पे सारे लोग का पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपको माहौल, घर पे ऐसा माहौल नहीं मिल पाता। तो बेस्ट तो यही है कि अगर आपके घर वाले सक्षम है तो आप बाहर जाके, ऑनलाइन से बेटर ऑप्शन है कि आप बाहर जाके तैयारी करो, सिक्कर कोटा जो आपका मन करता है, और वहां पे बढ़िया, अगर जीवन में अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, 1 साल 5 से 6 घंटे पढ़ लिया ना, कोचिंग के बाद 6 घंटे रेगुलर, 365 में से 360 दिन, मैं वो गारंटी दे रहा हूँ पेपर क्लियर है। आपको कोचिंग के बाद 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 घंटे रेगुलर विदाउट टेंशन, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए बस उसमें दिमाग में। अगर आप नेगेटिविटी में टाइम खराब कर रहे हो, होगा नहीं होगा, तो आप अपने आपकी तैयारी है ना वो खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लगता है, अब कुछ लोग ऐसे हर माँ बाप नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनसे बेटर है कि आप किताबें पढ़ के, मतलब ये जो बोर्ड्स वाली किताबें उनसे आप नीट पीजी, हकीकत है क्लियर नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लो, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जो नीट की तैयारी करवाते हैं और बहुत चीप है, इतने महंगे भी नहीं है, तो उनको आप लेके तैयारी कर सकते हो घर पे भी। अगर आपका बढ़िया डिसिप्लिन बन के आपको घर वालों को आप समझाओ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, कोई रिश्तेदार हो तो आप मुझे इन घरेलू शादियों ब्याहों से थोड़ा कट करो, मैं नहीं जा सकता 2 दिन, मेरे जीवन का सवाल है, घर वाले भी जरूर समझेंगे आपकी बात, तो आप मतलब उन चीजों से कट होकर घर पे भी तैयारी कर सकते हो, तो आप एफर्ट डालो। पर कोचिंग बहुत जरूरी है इसमें, अब आपको या तो ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग तो लेनी ही पड़ेगी। सही बात, ठीक है, पॉज कर देना। आगे कुछ प्लान है क्या आपका स्पेशलाइजेशन के लिए? आगे कुछ प्लान है क्या आपका स्पेशलाइजेशन के लिए? मैं एमएस करना चाहता हूँ, मेरा अभी मन बना है कि मैं ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइजेशन अपनी करूँ, तैयारी करने के लिए पेपर दे दिया है, एग्जाम दे दिया है, तो मैं ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपका 7 दिन पहले फोन आया था मुझे कि सर पॉडकास्ट करना चाहता हूँ मैं, तो मेरे को थोड़ा सा स्टेज फोबिया है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेरे को थोड़ी सी ऐसे नर्वसनेस सी आती है और मैं मतलब मैक्सिमम हद तक अवॉइड करता हूँ। उस दिन भी आपको ऐसे मैंने कह दिया था नहीं कर पाऊंगा मैं, आपको आइडिया नहीं था इस चीज के लिए? अभी मेरे को अंदर से ही ऐसे था भी यार मुश्किल हो जाएगा और मैं नहीं कर पाता, स्टेज फोबिया है मेरे को बहुत। पर ऐसे हुआ कि 7 दिन के बाद भी नाम वगैरह बताया आपने, मेरे दोस्त बहुत है इधर दुनिया में, खेलने जाता हूँ तो बढ़िया सर्कल बन चुका है, तो आपके बारे में बात करी मैं, जो पॉडकास्ट चैनल उनका फोन आया था ये वो, तो उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई मुझे। उस चीज़ के लिए भी आपने बहुत मतलब सोशल वर्क में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि स्कूल में आपने इस बार 15 अगस्त में 15 बच्चों को है एक तरह के उनका खर्चा है या न्यूट्रिशन है हर टाइप में उनका अपना सपोर्ट का, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा और मुझे भी मोटिवेट करा उस चीज़ के लिए। अगर आगे जाके मैं भी इस चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ, जैसे इस बार गर्मियों में हमारे तो मेडिकल फील्ड में आपको पता ही है लू था आपका कितना ज़्यादा प्रकोप रहा था, बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप ट्री प्लांटेशन का कितनी मतलब बहुत बढ़िया सोच, मतलब इतनी डिफोरेस्टेशन हो रही है, जैसे कट रहे हैं आपने पौधे लगाए इतने सारे, उनकी केयर करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें मेरे को ऐसे पॉजिटिव लगा भी यार कोई नहीं, अब जैसे बढ़िया नहीं होगा कोई बात नहीं, पॉडकास्ट तो कट कर देंगे और क्या है सो हो जाएगा, पर मैं वो भैया को मना तो नहीं मैं करूंगा, एटलीस्ट वो सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एफर्ट तो मेरे को भी डालना चाहिए। तो फिर मैंने आपको अगले संडे आपको ही फोन आया तो उसमें मैंने आपको बोल दिया भी कोई नहीं मैं ट्राई कर लूंगा, और आपने इतना वो मेरे को मोटिवेट कर दिया था भी कोई नहीं है, अगर कोई चीज़ सही नहीं लगेगी तो आपको मैं सपोर्ट करूंगा। मैं कहा चलो ठीक है फिर कर लेते हैं अपन, तो इससे मुझे बढ़िया लगा। थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो फील होगा? नर्वसनेस स्टार्टिंग में बहुत हुआ, उसके बाद चलो आपने इतना मतलब सपोर्ट किया कि ठीक है, हौसला सा हो गया था भी कोई बात नहीं यार कर लेंगे अपन, ऐसी कोई बात नहीं। पॉज करिए। और मेरी गुजारिश है कि आप मैं भी सब्सक्राइब करूंगा इन चैनल को और आप भी करो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मतलब रियल सा ऐसे लगा कि ग्राउंड लेवल पे अपन बातें पूछ रहे हैं, जैसे आईएएस होते हैं बहुत लेवल पे हायर लेवल पे, उनकी तो बातें मतलब सुनते हैं, लेकिन उन्होंने जो कैंडिडेट्स पकड़े हैं वो देखो आप, मतलब टीचर्स हैं या डॉक्टर हैं जो मतलब गांव से बहुत अपने मतलब उन्होंने बहुत हाइट्स पे पहुंचे हैं,
तो इसलिए उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप भी सब्सक्राइब करें इन चैनल का, बहुत बढ़िया आपको कुछ सीखने का मिलेगा और यूथ को भी इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। कहते हैं ना, गिरते हैं मैदान जंग में सहसो सवार ही, वो तुल पे क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। और इसी चीज को इन्होंने चरितार्थ करते हुए ये कर दिखाया। कैसे खेती में इनका रुझान था, खेती के रुझान को इन्होंने, हालांकि आज भी इनके दिल में है खेती का रुझान इनके दिल में था, माइंड में इन्होंने बिठाया कि मुझे नीट करना है, दिल में आज भी इनकी खेती बसती है। ऐसे शख्स पर हमें नाज है और तालियां बनती है ऐसी शख्सियत के लिए। आप सभी से गुजारिश है, आप चैनल को प्यार दीजिए, इन कहानियों को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको सीखने को मिले और कौन कौन सी जो गलतियां हैं वो करने से बचे, कौन कौन से लूप होल है वो अपने जीवन में उनको सुधारें। और इन कहानियों से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपके आसपास में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते पर कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा अर्जित किया हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से हो, उनकी कहानियां आप हमारे साथ साझा कीजिए ताकि हम उनको अपने मंच के अंदर, अपने पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट कर सके और उनकी कहानी लोगों तक पहुंचा सके। हाँ, बेहद खुशी होगी अगर आप ऐसे कैंडिडेट को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।